अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी अहबाब का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करके इस बार 2022-23 में जो सीटेट होने जा रहा है, इस सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से क्वालिफाइड करें। ये हमारी दुआ है दिल से। मज़ीद करम यह है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों का गुजारिश था कि सर आप उर्दू पेपर का कम से कम तैयारी करा दिए, तो इसलिए मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में उर्दू पेपर्स की तैयारी के लिए 2 सेट इससे पहले करा चुके हैं। जो जनवरी में पेपर जनवरी 2021 में जो हुआ था उसका पेपर 1 एंड पेपर 2 हम करा चुके हैं। अब हम दिसंबर का पेपर 2 पार्ट 4 और पार्ट 5 का हम कराएंगे, जिसका कोड नंबर ये है। क्या कहते हैं कि दिसंबर 2019 में जो सीटेट हुआ था उस पेपर 2 का, यानी 6 to 8 वाले का, तो आप लोग ये ना देखें कि ये 6 to 8 का है या 1 to 5 का है। सभी सवाल उर्दू में जो होते हैं ना, वो लगभग एक ही कैटेगरीज़ के होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो अब हम ज़्यादा बात न करके हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस लेटेस्ट वीडियो में आप तमाम अहबाब में जो भी नए साथी हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियोस लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा आसानी से। तो शुरू करते हैं कि पेपर 2 का पेपर यानी लैंग्वेज 1 है ना, पेपर 2 यहाँ जो दिया हुआ पेपर 2 इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 यानी कोड ई। तो इस अभी आपका जो ऑनलाइन बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये थोड़ा सा पेपर में अलग टाइप का होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो शैली है वो वही रहेगा। वो क्या रहेगा? वही रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर 2 का लैंग्वेज 1, हिस्सा 4 का है। ये क्या है? लैंग्वेज 1 है ना, ये ज़बान 1। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले इक्तिबास दिया हुआ है। इस इक्तिबास में कहना क्या चाह रहा है ना, पहले इक्तिबास को हम पढ़ेंगे। नीचे दिया हुआ है हिदायत। नीचे दिया हुआ, चलिए हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 ta 99 आपको इक्तिबास पढ़कर उसका जवाब देना है। इक्तिबास में क्या है सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। और इसमें से आपका 8 नंबर है, जैसे कि 91 ta 99 इसमें 8 क्वेश्चन है, इसी से पूछे। इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। कहता है कि लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। आप लता मंगेशकर को बखूबी जानते हैं। लता मंगेशकर को आप लोग बखूबी जानते हैं। तो कहते हैं कि उसकी मकबूलियत क्यों थी, यानी उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उसकी आवाज़ की लताफत लता से पहले सुनकर नूरजहां भी एक अच्छी गलोकारा थी, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा हुआ होता कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। गरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है, ये मान लिया गया है
کہ لتا کے گانوں میں درد بھرے جذبات کی عکاسی نہایت مؤثر انداز میں ہوتی ہے، یعنی بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، یعنی میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ لتا نے درد انگیز جذبات کے برعکس خوشی کے جذبات والے گیت بڑے والہانہ انداز سے گائے ہیں۔ تو چلیے اب یہاں کوشچن آتا ہے، جو اقتباس میں نے اوپر پڑھا اس سے متعلق آپ کا کوشچن یہاں شروع ہو رہا ہے۔ تو کوشچن کیا ہے، کہہ رہا ہے، اس کا ہم تشریح بھی کرائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو پہلا کوشچن کیا ہے، کہتا ہے کہ لتا کے گانے کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی آواز میں نزاکت، اس کی آواز میں نرمی، اس کی آواز میں لطافت، یا اس کی آواز میں دھیما پن، یعنی کس کی وجہ سے لتا منگیشکر کی جو آوازیں تھیں خاصیت تھی؟ تو اس کا آپشن نمبر 3 رائٹ آنسر کیا ہے، اس کی آواز میں لطافت۔ تو اس کا تشریح ہم کرتے ہیں آپ کے لیے۔ تشریح میں کیا کہہ رہا ہے اس کا، یعنی خلاصہ کہتا ہے کہ لتا کے گانے کی خاصیت اس کی آواز کی لطافت ہے، یعنی اس کی آواز کی شگفتگی، اس کی آواز کی چاشنی کی وجہ سے اس کی گانا کی یہ خاصیت ہے۔ مذکورہ عبارت ہندوستان کی مشہور ترین گلوکارہ لتا منگیشکر سے متعلق ہے۔ ہم نے یہ اقتباس پڑھا، اس کا آنسر ہے وہ لتا منگیشکر سے متعلق ہے، یہ آپ یہ کہہ رہا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن ہے 92 نمبر کا کوشچن میں کہہ رہا ہے کہ لتا سے پہلے کون ایک اچھی گلوکارہ تھی؟ نور جہاں، زہرا بانی امبالے والی، شمشاد بیگم، بیگم اختر۔ تو آپ نے دیکھا کہ نور جہاں سے لتا سے پہلے نور جہاں کون تھی؟ ایک اچھی گلوکارہ تھی، یعنی گانے والی تھی، وہاں آپ کا اقتباس میں آیا تھا۔ چلیے 93 میں کہہ رہے ہیں لتا کے گانوں میں کون سی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کی گانے میں کون خاصیت پائی جاتی ہے جو لوگ سن کر کے دنگ رہ جاتے ہیں؟ تو چلیے کہتا ہے کہ لتا کے گانوں میں کون سی کیفیت پائی جاتی ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ایک مسحور کر دینے والی کیفیت، ایک سرشار کر دینے والی کیفیت، ایک نشاط انگیز کیفیت، دوسرا ہے نرمی اور بے خودی، چوتھا ہے نرمی اور بے خودی کر دینے والی کیفیت۔ تو ہم نے جو اس کے گانوں کو سنتے ہیں تو نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت اس کی گانے کی آواز کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ہو جاتی ہے۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4، صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4۔ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں تشریح میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تشریح میں کہہ رہا ہے 93 کا کہ لتا کے گانوں میں نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں پیدا ہوئیں۔ انہیں بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا۔ لتا بے مثال اور لاجواب آواز کے ملکہ ہیں۔ ان کی آواز کانوں میں شہد گھولتی ہے، یعنی اسی لیے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے، ہمارے ذہن میں بے خود کر دینے والی کیفیت گھول دیتی ہے۔ 94 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ لتا کے گانوں میں کیا ہے؟ ایک ہم آہنگی، ایک ہم آمیز، ایک بلند آہنگی، ایک وجد علی کیفیت، ایک وجد والی کیفیت ہے۔ تو اس کے گانوں میں کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کے گانوں میں ایک بلند آہنگی ہے، یعنی اس کی آواز کی جو کشش ہے وہ بہت بے مثال ہے، اور اس کی آواز کو سننے کا ہی من کرتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے نا، اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا خلاصہ میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ لتا کے گانوں میں ایک بلند آہنگی موجود ہے۔ لتا کو بے شمار ایوارڈ ملے ہیں، انہیں بھارت کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پدم بھوشن، دادا صاحب پھالکے ایوارڈ وغیرہ بھی ملے۔ گنیز بک ورلڈ ریکارڈز
میں उनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा नगमे गाने वाली गलोकारा के तौर पर है। ये सारे खासियत आपके खासियत लता मंगेशकर के अंदर में मौजूद थी। 95 यानी 95 नंबर में कह रहा है कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है। दर्द व पास में भरे जज्बात की, खुशी से भरे जज्बात की, दर्द भरे जज्बात की, या खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात की। इन चारों में से कौन सा इसके अंदर में है। तो कहता है कि दर्द भरे जज्बात की। किसकी? दर्द भरे जज्बात की उसके गानों के अंदर में पाई जाती, क्योंकि उसके गाना जो सुनते हैं वो बहुत सारे दर्द और प्यार भरी बातों को बयान करते हैं। चलिए अगला है 96 में कह रहा है कि लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है। तरन्नुम से, नगमगी से, मौसीक़ियत से, लय से। ये आपने इक़्तिबास में ऊपर पढ़ा है, तो किससे था? तरन्नुम से भरा हुआ। यानी लता मंगेशकर के दो लफ्ज़ों के फासला किससे भरा हुआ था? तरन्नुम से। चलिए 97 नंबर में कह रहा है कि लफ्ज़ की जमा है लफाजियों, लफ्ज़ों, लफाजी, लफ्ज़ियातों। तो इस तरह का जो साथियों क्वेश्चन अक्सर पूछता है सीटेट में, लफ्ज़ की जमा क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर सही है, लफ्ज़ों। तो इस तरह से वाहिद से जमा और मुतरादिफ ज़िद ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इस तरह का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में अपलोड है, जो मैं बहुत सारे मुतरादिफ़ात, जमा और ज़िद पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ से भी आपकी इस तरह की तैयारी आसानी से हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन है, मुश्किल का मुतज़ाद क्या होगा। मुश्किल का मुतज़ाद यानी उल्टा, सादा, सहल, आसान, कठिन। तो मुश्किल का क्या हो जाएगा? आसान। मुश्किल का हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर 98 का 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करेंगे और आप वहाँ से जा कर के भी तैयारी कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में कई उर्दू के ग्रामर का क्वेश्चन डला हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप शुरू करते हैं। चलिए 99 नंबर में कह रहा है, लता की मकबूलियत का राज क्या है। ये इस इक़्तिबास का आखिरी क्वेश्चन है। तो कहता है कि लता की मकबूलियत का राज क्या है। उसकी आवाज़ की मिठास, उसकी आवाज़ की नगमगी, उसकी आवाज़ की खनक, उसकी आवाज़ में दर्द। किसकी वजह से वो मकबूलियत हुई। यानी कह रहा है कि उसकी आवाज़ की खनक, उसकी आवाज़ की खनक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आवाज़ की खनक की वजह से वो बिल्कुल मकबूलियत होता चला गया, मशहूर होती चली गई। चलिए अब इक़्तिबास नंबर हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या है? कहता है कि हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ से भी हमको लगभग कितना 105 था 110, यानी इससे आपको कितना 6 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन उधर पूछे और 8 से 14, यानी दोनों मिला के 15 नंबर 14 नंबर पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। यह अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, फूल मुरझा गए तो क्या गम है। खुलने वाली कली की बात करो। जो फूल मुरझा गया उसकी बात ख़त्म करो, अब जो कली खिलने वाली उसकी बात करो। इसीलिए दोस्तों हम लोग जो सीटेट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो 3 बार 4 बार भी दिए वो नहीं निकाले हैं, और हम भी पहली बार जो दिए थे सीटेट उस हमसे भी नहीं निकला था, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो दिए, अल्लाह का शुक्र है कि निकल गया, और अभी हम सरकारी जॉब में भी हैं आप सबकी दुआ से। उम्मीद है कि आप लोग भी 7वें चरण में शामिल हो जाएंगे, इसलिए बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। और आप लोगों से हम प्रोमिस करते हैं कि आप जो ये सीटेट दे रहे हैं इसकी तैयारी हम बेहतर ढंग से अपने
चैनल के माध्यम से हम कराएंगे, इसलिए कि 2010 से लेके जो अब तक जो सीटेट का एग्ज़ाम जब भी जितना बार भी हुआ, सभी क्वेश्चन पेपर का हम हल कराएंगे आप लोगों को। सभी क्वेश्चन पेपर का हम हल कराएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे आप सभी दोस्तों का। तो तमाम सेट का सॉल्यूशन जो हम कराएंगे उसको आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चलिए अगला है, शायर के तज़किरे न करने की बात कह रही है। शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रही है? तो ये चलते हम इम्पोर्टेंट है। कहते बुरे लोगों के तज़किरे, अंधेरे के तज़किरे, बेईमान की तज़किरे या तारीकी के तज़किरे। तो यहाँ कह रहा है कि अंधेरे की तज़किरे मत करो। किसकी तज़किरे मत करो? अंधेरे की तज़किरे मत करो। यहाँ क्योंकि आपका दिया हुआ था, देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। अंधेरे के तज़किरे कब तक? दोस्तों रोशनी की बात करो, है ना। यहाँ जो ये 2 लाइन जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अंधेरे की बात कब तक करोगे? रोशनी की बात करो। मुरझे हुए फूल की बात मत करो, कली की बात करो। चलिए 101 नंबर में कह रहा है, शायर दिल लगी की बात करने क्यों कह रहा है? कह रहा है कि शायर दिल लगी की बात करने के लिए क्यों कह रहा है ना। तो कह रहा है अहले महफिल को खुश करने की वजह से, अहले महफिल के खामोश रहने की वजह से, अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से, या अहले महफिल के गमज़दा होने की वजह से। तो शायर इसमें कह रहा है कि नहीं, अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से शायर दिल लगी की बात करने को कह रहा है कि भाई उदास रहने से कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल खुश होकर के बैठिए, महफिल में बैठिए। जैसे कि आप लोग में से कई 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके, नहीं निकल रहा है, इस बार इंशाल्लाह आप सबका ज़रूर निकलेगा सीटेट, और बेहतर से बेहतर नंबर से निकलेगा। चलिए हमारी दुआएं हैं। आगे कह रहा है कि 102 नंबर में, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहे हैं। देखिए हम लोग थोड़ी सी बात पर दुश्मनी हो जाता है तो बात करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ शायर क्या कह रहा है? दुश्मनों से कौन सी बात करने के लिए कह रहा है? तो कह रहा है मोहब्बत की बात, नफ़रत की बात या दोस्ती की बात। कौन सी बात करने के लिए कह रहा है? तो कह रहा है कि उससे दोस्ती की बात करना है। क्या करना है? एक दोस्ती की बात करेंगे हम। शायद दुश्मनों से भी कौन सी बात करने के लिए कह रहा है? दोस्ती की बात करने के लिए कह रहा है। अगला 3 नंबर में है। 3 नंबर में कह रहा है कि फूल मुरझा गए तो क्या हो गया? हाँ, तो खाली जगह में क्या होगा? फूल मुरझा गए तो क्या हुआ? कली की बात करो। तो यहाँ आगे आएगा, फूल मुरझा गए तो क्या है? झेल में दिए गए लफ्ज़ों में सही लफ्ज़ है डर, दुख, गम या शिकायत। तो इसका कह रहा है कि इस खाली जगह में सही लफ्ज़ कौन सा आएगा, है ना। तो इसमें आएगा गम। गम की बात मत करो। आया नहीं बोला कि फूल मुरझा गए तो क्या हुआ, हैं, तो उसमें कली की बात करो, यानी गम की बात कह रहा है लेकिन खुशी की बात करने के लिए, इसलिए यहाँ खाली जगह में गम आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मुताज़ात फिर यहाँ आ गया आपका। एक ही यानी 30 नंबर का क्वेश्चन में 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर तक ग्रामर पूछता है। इसीलिए आप लोग सही तरीके से, सही अंदाज से ग्रामर की तैयारी ज़रूर कर लेंगे, ताकि 1 नंबर भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो दोस्ती का मुताज़ात क्या होगा? उल्फत, रक़ाबत, मोहब्बत, दुश्मनी। देखिए चारों क्वेश्चन लगभग लगता है कि एक ही जैसा है ना। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो दोस्ती का मुताज़ात यानी ज़िद क्या होगा? दुश्मनी। दोस्ती का दुश्मनी हो जाएगा। अगर मोहब्बत है तो नफ़रत होता, नफ़रत अगर होता तो नफ़रत का क्या होता? मोहब्बत होगा था, लेकिन यहाँ दोस्ती है तो दुश्मनी हो जाएगा। चलिए अगला है 105 नंबर में कह रहा है कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है, कि आप रो क्यों रहे हैं उसके बारे में कह रहा है ना। तो शेर दूसरे मिसरे में, शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है? देख, तो शायर कह रहा है कि हंसी की बात करने को, खुशियों की बात करने को, मौसीकी की बात करने को, अच्छे खाने की बात करने को कह रहा है। तो शायर
اپنے شعر میں کیا کر رہا ہے؟ ہنسی کی بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ ہنستے مسکراتے رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے بہتر ہے۔ چلیے یہ آپ کا اس طریقے سے جو ہے کوشچن آپ کا یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چلیے یہاں آپ کا جو اب اقتباس میں آپ کا 15 نمبر کا کوشچن آیا، کتنا نمبر کا؟ 15 نمبر آپ کا یہاں پکا ہے۔ اس طرح کے اقتباس میں جو پوچھتے ہیں دوستو، تو یہاں آپ کا 1 نمبر بھی مسٹیک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا قواعد پر بھی اگر دھیان دیں گے تو آپ کا بہتر سے بہتر طریقے کا نمبر ہو جائے گا۔ آپ کا 15 نمبر کا کوشچن یا کمپلیٹ ہوا۔ اب یہاں آگے کس طریقے سے کریں ہدایات، نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یعنی بالکل اچھے سے پڑھنے کا رہا ہے کہ اس میں سے ایک صحیح آنسر کو چننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کیا؟ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تعمیری، تخیلی، ترقی پسندانہ یا ارادی یا عمدی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ارادی یا عمدی۔ تو یہ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4، ارادی یا عمدہ۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کا تشریح میں کیا کرا، ماہرانہ انداز کا کیا مطلب ہے، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ماہرانہ انداز کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کا تشریح ہے، ماہرانہ انداز میں پڑھنا ارادی یا عمدی نہیں ہوتا ہے، ارادی طور پر پڑھنے کے لیے کسی خاص کتاب یا خاص طور پر پڑھنے کے خواہاں ہوتے ہیں، پڑھی ہوئی چیزوں کو سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماہرانہ انداز میں پڑھنا دراصل متن کی تفہیم کرنا ہے اور اس میں متن کے اہم نکات پر دھیان مرکوز ہے۔ اب متن کہتے کس کو ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ لکھا ہوا جو چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے متن کے اندر میں ہی آتا ہے۔ تو ماہرانہ انداز کے بارے میں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماہرانہ انداز میں پڑھنا ارادی یا عمدی نہیں ہوتا، ارادی طور پر پڑھنے کے لیے کسی خاص کتاب یا خاص طور پر پڑھنے کی خواہاں ہوتے ہیں، یعنی اس کے خواہش ہونی چاہیے پڑھنے کے لیے، یہی کہہ رہا ہے۔ تو 6 نمبر میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، نہیں والا کوشچن ہے نا، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو دھیان دینا ہے وہاں ایگزام جب آپ دیں گے۔ اگلا 107 نمبر میں کہہ رہا ہے درج ذیل میں سے، کیا کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعے سے نہیں ہوتا ہے، درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعے سے نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں کہہ رہا ہے کہ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کہہ رہا ہے یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے۔ 3 میں کہہ رہا ہے زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے، آموزش کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، تو زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے کہ مطلب زبان کو سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے، مدد ملتی ہے۔ 4 نمبر میں کہہ رہا ہے یہ مطالعہ متن کو کلی طور پر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو 107 نمبر کا صحیح آنسر کیا ہے؟ تو یہ مطالعہ متن کو کلی طور پر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے یہاں 107 نمبر میں کیا ہے نا کہ توسیعی مطالعے سے نہیں ہے، تو یہاں کہہ رہا ہے کہ آپشن نمبر اس کا بالکل کیا ہے، یہ دوسرا صحیح ہے کہ یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے۔ تو 107 نمبر میں اس کا تشریح کیا کہہ رہا ہے کہ توسیعی مطالعہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے، اس کا تعلق توسیعی مطالعہ سے نہیں ہے۔ توسیعی مطالعہ یعنی ایکسٹینسو اسٹڈی میں پڑھنے کی بنیادی مہارت کو فروغ دیا جاتا ہے اور یہ مطالعہ کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے۔ یہ زبان کی آموزش اور متن کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہانی یا ناول پڑھنا، یعنی اس طرح کے مطالعہ میں اساتذہ بچوں کو محض تفریح کے لیے کہانی پڑھنے کو کہتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد کسی قسم کی تفہیمی سوالات سے گریز کرے گا، تاکہ وہ کسی طرح کی سوال نہیں کرے، یعنی دور رہے گا وہ۔ 108 نمبر میں کہہ رہا ہے لکھنے کے عملی رویے یعنی پروسیس اپروچ کی توجہ ہوتی ہے، لکھنے کے عملی رویے کی توجہ ہوتی ہے صرف طریقہ عمل پر، صرف ماحصل پر، طریقہ عمل اور ماحصل دونوں پر، خوش خط تحریر کے استعمال پر۔ ہم لوگ جو کاپی قلم میں لکھتے ہیں اس کو خوش خط تحریر کے استعمال پر ہوتا ہے۔ تو 108 نمبر کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟
طریقۂ عمل اور حصل دونوں پر، یعنی لکھنے کی جو عملی رویہ ہوتا ہے نا، اس کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ طریقۂ عمل، یعنی آپ کا لکھنے کا طریقہ ہے کون سا ہے، یعنی کس طریقے کو آپ عمل میں لاتے ہیں. کیسے بچے جو لکھ رہے ہیں تو وہ لکھنے کا اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طریقے کو عمل میں لاتے ہیں، وہی چیز کرے کہ طریقۂ عمل اور حصل دونوں پر وہ بچے لکھنے کی توجہ ہوتی ہے. اگلا نمبر میں ہے 109 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے، یعنی عنصر کے معنی ہوتا ہے حصہ، شمولیت معنی اس میں جڑا ہوا، یعنی سب سے اس سے جڑے ہوئے کون سی حصہ ہے. تو کہہ رہا ہے یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ مستند مواد ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر دوسری تہذیب کی. تیسرا نمبر میں کہہ رہا ہے دوسری تہذیب کے سمجھنے میں طلباء کو مدد ملتی ہے. نمبر 4 میں کہہ رہا ہے اپنی ذاتی رد عمل کے اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. کہتا ہے اپنی ذاتی رد عمل کے اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اپنی ذاتی کا مطلب اپنا سیلف، یعنی آپ سیلف جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کیا مدد ملتا ہے، اس میں آپ کو طاقت ملتی ہے، اس پر آپ کا صحیح پکڑ ہوتا ہے. وہی چیز کریں. زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اپنی ذاتی رد عمل کے اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ 4 نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بالکل. 110 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ درج ذیل بیان میں سے کون درست ہے. کہتا ہے کہ درج ذیل بیان میں کون درست ہے. اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں. اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں. ان میں سے کون درست ہے وہ چیز کہہ رہا ہے نا. دوسرا نمبر میں کہہ رہے ہیں اعراب و رموز بمشکل جملے کے معنی میں رد و بدل کرتے ہیں. اس کے بعد 3 نمبر میں کہہ رہا ہے اعراب و رموز متن کو خوبصورت بنانے میں معاون ہوتے ہیں. نمبر 4 میں کہہ رہا ہے اعراب و رموز متن کے مطالعے کی روانی میں رخنہ انداز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو کہ اس میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی حروف کے اندر میں اعراب کس کو کہتے ہیں، زبر زیر یعنی حرکت کو جو ہوتا ہے نا اس کو اعراب کہتے ہیں ہم. تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو اس کے وجہ سے کیا اعراب صحیح آنسر کیا ہو جائے گا. اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں. اگر آپ الف با زبر اب ہیں، اب جیسے الف مد زبر آب آما کو آپ کے معنی ہوتا ہے پانی، آپ کے معنی پانی. اگر ہم اس کے اوپر میں جزم لگائے اور مد لگائے اور آپ بولے تو وہاں اس کا معنی ہو گیا پانی. اگر ہم اب بولیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. مسل کے معنی ہوتا ہے مشل ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی مشال کے معنی ہوتا ہے چراغ. اور مثل بولیں گے تو ایک دوسرے کے برابر، یعنی اس کو کہتا ہے کس کا مثل ہے، یہ فلاں کا. تو مسل اور مثل میں زبر زیر کی حرکت کی وجہ سے معنی بدل دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 اس کا بالکل رائٹ ہے. 110 کا آپشن نمبر A بالکل رائٹ ہے. 111 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ طلباء کے لکھنے کے انداز ہے نا. یہاں کہہ رہا ہے کہ 111 نمبر میں کہہ رہا ہے طلباء کے لکھنے کے اندازہ قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. کس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو کہتا ہے کہ صحیح املا اور قواعد پر، خیالات و اظہار پر، لفظوں کو مقررہ تعداد میں لکھنے پر، تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر. یعنی کہتے ہیں محاورہ اور ضرب المثل جو الفاظ ہوتے ہیں اس پر توجہ دینے کا. تو کہتا نہیں بلکہ کیا ہے، صحیح املا اور قواعد پر طلباء کو لکھنے کے اندازہ قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. صحیح املا اور قواعد پر کہ وہ صحیح املا صحیح درست کیسے لکھتے ہیں اس پر توجہ ہم کو دینا ہے. 112 نمبر میں کہہ رہا ہے 112 نمبر کا کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون NCF 2005 کے رہنمائی اصول میں شامل نہیں ہے. یعنی NCF یعنی نیشنل
करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है वो उनमें से इसमें कौन सा शामिल नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो कहता है स्कूल की बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ने पर, ये बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चों को स्कूल की बाहरी ज़िंदगी से भी मालूमात से जोड़ना है, ज्ञान से जोड़ना, सिर्फ स्कूल से नहीं। रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर में कह रहा है कि 2005 जो एनसीएफ फ्रेमवर्क, ये एनसीएफ जो बना उसमें कहा है कि नहीं, रटी हुई पढ़ाई नहीं पढ़ना है, बच्चों को समझा कर के पढ़ना है, रटा ये रटन विद्या ख़त्म कर देना है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना मतलब नहीं होना चाहिए। और उसका तीसरा नंबर क्या, नसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, नसाब को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, इसका ये दुरुस्त नहीं। नंबर 4 में अगर इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए, बिल्कुल क्लास को लचकदार बनाना चाहिए, ज़िंदगी से मरबूत होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो गया, आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल इसका सही है। सही है का मतलब कि यानी निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, या निगेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा था। दर्जे में से कौन एनसीएफ 2005 जो करिकुलम है उसका रहनुमाई उसूल में शामिल नहीं है, तो वो शामिल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका शामिल नहीं है। नसाब को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, दरसी किताब पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि बाहरी भी होना चाहिए। अगला है 113 नंबर का कह रहा है, 113 नंबर में कह रहा है कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे, वो क्या है, प्रोजेक्ट वर्क, महफूजा काम, या वाक़याती रिकॉर्ड, या रेटिंग स्केल। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है रेटिंग स्केल। इसको क्या कहते हैं, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में तफसीली तस्वीर फराहम करें, वो रेटिंग स्केल कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में तफसीली बता देते हैं कि रेटिंग स्केल क्या है और किसको कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि देखिए आप लोग रेटिंग स्केल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप, है ना। कहता है कि रेटिंग स्केल हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करता है। क्या लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करता है। ये एक ऐसा जांच का आला है जिसके ज़रिया किसी मखसूस वस्फ़ या तहसील के किसी भी पहलू का मुशाहिदा किया जाता है। मुशाहिदा क्या यानी ऑब्ज़र्व किया जाता है, ऑब्ज़र्वेशन किया जाता है, जिन्हें जांच की इकाइयों के एक स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये हुआ आपका 113 नंबर का बिल्कुल सटीक। क्या रेटिंग स्केल पर किन चीज़ों पर बहस की जाती है। 115 नंबर में क्या कह रहा है कि लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसके मुज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या होगा, है ना। तो इसका बेहतरीन सबूत क्या होगा, ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ, ज़बान के अगराज़ और मकासद की समझ। इसका 4 नंबर का बिल्कुल 115 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए 115 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 115 नंबर में कह रहा है कि वाइगोत्सकी के मचान बंदी, है ना, यानी इसके फोल्डिंग मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो दो जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। चूँकि यानी वाइगोत्सकी, एक चीज़ हम यहाँ बता देते हैं कि वाइगोत्सकी जब भी आपके क्वेश्चन में अगर आते हैं तो वो समझ लीजिए कि आपको समाज से रिलेटेड यानी समाज से मुतालिक उसका सवाल होता है अक्सर, ठीक है। उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है। तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फ़राहम करता है। नंबर 3 में करें समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फ़राहम करते हैं जिनके ज़रिया आमोज़िश होते हैं। हम आपको क्या बोले कि जब भी वाइगोत्सकी के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप समाज से मुतालिक वाले क्वेश्चन को आप चुन लेंगे। इस तरह के समाजी 4 नंबर में कह रहे हैं कि इस तरह के समाजी तामुल आमोज़गारों को ज़बान की आमोज़िश से मुनहरिफ कर देते हैं।
तो मुनहरिफ तो नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, आमोजिश होती है। क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 115 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका 3 होगा कि समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, यानी जिनके ज़रिए हम लोग सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की का जो भी थ्योरी है वो समाज से रिलेटेड ही दिया है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है 116 नंबर में कह रहा है कि इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है उसका कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगला वाला भी पढ़ लेते हैं कैसा है, अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं है। ये बिल्कुल नेगेटिव क्वेश्चन है। नंबर 3 में कह रहा है कि ज़बान की आमोजिश में क़वायद और तलफ़्फ़ुज़ एक साथ अहमियत रखते हैं। ये भी गलत। क़वायद और तलफ़्फ़ुज़ एक साथ अहमियत रख ही नहीं सकता है। अगला है 4 नंबर का, तरसील की एक बुनियाद क़वायद है। ये भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 116 का बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए 117 नंबर में कह रहा है कि 7वीं जमात है ना, 117 नंबर में कह रहा है कि 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ एक चीज़ सुन लीजिए, समई और बसरी ये 2 तरह की चीज़ें होते हैं। बसरी के माने होता है देखना, यानी वैसे आलात जिनको हम देख रहे हैं, और समई के माने होता है सुनना, सुनने वाला आलात। तो यहाँ क्या करा, 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग, समई आमोज़गारों के लिए यानी समई के माने होता है सुनना, रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। कौन, लिसानी फ़र्क, आमोजिशी अंदाज़, आमोजिशी खामियाँ, मुस्तंद मवाद। तो 117 नंबर का बिल्कुल सही क्या है, आमोजिशी खामियाँ। आमोजिशी खामियाँ यानी सुनने की, यहाँ आप देखिए एक चीज़ क्या है, सुनने की आमोजिश यानी सीखने की कमी है, सीखने में कमी है, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ लाया। ये तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। आमोजिशी खामियाँ, जो बच्चे सीखने में दुश्वार है तो उसको किस अंदाज से सिखाया जाए, उसी के बारे में ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ कर रहा है। तो आमोजिश की खामियाँ, इसलिए आमोजिश की खामियाँ का मतलब कमी, सीखने में कमी है, जिसकी वजह से वो ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल वो कर रहा था। कौन कौन चीज़ों का, बसरी आमोज़गार, समई आमोज़गार और ये क्या कहते हैं कि तामुली खेल का इस्तेमाल, यानी रिकॉर्डिंग वगैरह हरकी आमोज़गारों के लिए, ये सारी चीज़ें। 118 नंबर का क्वेश्चन है। 118 नंबर में क्या करा है कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए, बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। तो कहता है कि आमोजिश में रुकावट और खलल। दूसरा नंबर में कह रहा है कि गौर फिक्री की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा। 3 नंबर में कह रहा है कि पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने की। तो पहले इस्लाह किया जाए फिर उसमें गलती करने से बचने की, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, चार नंबर में कह रहा है कि आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 118 का ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, यानी किसी भी बच्चे को सीखने में लापरवाही करने वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। 119 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है मरतकज़ समात किसके साथ होती है। मरतकज़ समात, किस समात के माने होता है सुनना, तो किसके साथ होता है, तवज्जा, तहम्मुल, ज़ाब्ता या बेहतरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी तवज्जा। मरतकज़ समात के माने तो तवज्जा, यानी ध्यान देना चाहिए आपको। ध्यान, कोई भी चीज़ आप अगर सुन रहे हैं तो उसके साथ ध्यान के साथ अगर सुनेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा हो। तो इसको हम तशरीह थोड़ा सा देख लेते हैं कि मरतकज़ समात किसके साथ होती है, वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं।
देखिए 119 नंबर में कह रहा है कि मरतकज़ समाअत तवज्जो के साथ होती है। क्या कहता है 119 नंबर में कि मरतकज़ समाअत तवज्जो के साथ होती है। मरतकज़ समाअत से मुराद मखसूस मालूमात के लिए समाअत करना होता है, यानी सुनना। उसका ख़ास मकसद कुछ ऐसी मखसूस मालूमात हासिल करना होता है जिसका इस्तेमाल मुस्तक़बिल में हो, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर एलानात सुनना वगैरह। तो आप जब रेलवे स्टेशन पर अगर रहते हैं तो वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपकी गाड़ी आने वाली है 8:05 में, तो वहाँ जब रहते हैं आप, तो कभी कभी होता है क्या कि गाड़ी आने में देर कर देती है, तो आपको सामान ख़रीदने चले जाते हैं, तो उससे पहले गाड़ी आने से पहले ऐलान करते हैं कि गाड़ी आने वाली है, हाँ, यात्रियाँ कृपया ध्यान दें। तो ये चीज़ जो है ख़ास किस्म की मरतकज़ समाअत होते हैं। और जैसे हवाई जहाज़ पर आप अगर आने वाले हैं या जाने वाले हैं, आपकी फ़्लाइट आने वाली है और उड़ने वाली है, और इस बीच में आप कहीं जाते हैं तो वहाँ भी ऐलान होती है, तो ऐसी आवाज़ को ध्यान से सुनने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही आवाज़ को मरतकज़ समाअत कहते हैं। ऐसी आवाज़ को मरतकज़ समाअत तवज्जो के साथ होती है, उसी को कहा जाता है। चलिए अगला है और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, लैंग्वेज 1 का जो है ये 120 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा। यानी खामोश मुताला आपको बता देते हैं कि मौन धारण करके जब पढ़ता है, नहीं बिल्कुल आवाज़ नहीं, सिर्फ पढ़ता है लेकिन आवाज़ नहीं, बिल्कुल गौन अवस्था में पढ़ता है वो, तो उसको कहते हैं खामोश मुताला। मुताला मतलब स्टडी करना, यानी पढ़ना। तो मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा, लफ्ज़ियात, क़वाइद, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बोलने की महारत। यानी उसके अंदर में अगर खामोश यानी सिर्फ वो मन ही पढ़ेगा, मन में ही पढ़ेगा, तो बोलने की महारत उसके अंदर में नहीं आएगा। यानी कहता है कि खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा, तो बोलने की महारत। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा, तो साथियों इस तरीके से मेरा दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था 2019 का, पेपर 2 पार्ट 4 एंड 5 कोड ई, ये हिस्सा 4 यानी ज़बान 1, पेपर 2 का लैंग्वेज 1 हम आपको कंप्लीट कराया। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और इसी दिसंबर का पेपर 2 का लैंग्वेज 2 हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इस लेटेस्ट वीडियो में आप तमाम साथियों से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप तमाम का शुक्रिया है कि आपने हमारे इस वीडियोस को देखे, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से सीटेट इस बार क्वालिफाइड करें। और 2023 तक 7वें चरण की बहाली जो आने वाली है, इसमें आप 2023 के आखिर में स्कूल में रहेंगे। हमारी ये दुआ है, आप हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिए कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो हम पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और अच्छे से अच्छे इस चीज़ के बारे में हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है आपके लिए इसका सेट 2 यानी लैंग्वेज 2 लेकर के हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको। जो यहाँ है आपका ज़बान 2 है ना, यहाँ से हम ज़बान 2 पढ़ाएंगे। जो इसका अगला वीडियो में, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है दोस्तों, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद हो। फिर एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।